हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले सप्ताह से अरेबियन सी पर किए जाएंगे और भी कई सारे परीक्षण। भारत और ताइवान की ट्रेड टॉक वाली रिपोर्ट से चीन ने एक बार फिर से दी अपनी वन चाइना पॉलिसी की दुहाई। एलएसी से गिरफ्तार हुए चीनी सैनिक को पुलिस स्मृति दिवस के दिन भारत ने चीनी ऑफिसर्स को वापस लौटाया। मोटरसिच कंपनी के सीईओ ने चाइनीज कंपनी के मेजर स्टैक होने वाली रिपोर्ट को किया खारिज और पाकिस्तान में बन गए हैं गृह युद्ध जैसे हालात। कल 22 अक्टूबर को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे द्वारा इंडियन नेवी की सर्विस में प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाई गई चौथी और आखिरी स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट आईएनएस कवरती को कमीशन किया जाएगा। और एक कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट है और इससे पहले की 3 कॉर्वेट आईएनएस कमोर्ता जिसे 2014 में कमीशन किया गया था, आईएनएस कदमत जिसे 2016 में कमीशन किया गया था और आईएनएस किल्टन जिसे 2017 में इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जा चुका है। और अब कल इस क्लास के आखिरी कॉर्वेट भी इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन हो जाएगी। इसके अलावा भारत की तरफ से वेस्टर्न कोस्ट पर एरिया वार्निंग जारी की गई है क्योंकि यहाँ पे 28 से 30 अक्टूबर के बीच में अरेबियन सी पर इंडियन नेवी शिप से कुछ मिसाइल्स को फायर किया जाएगा। यानी कि आने वाले सप्ताह में हमें और भी वेपन्स के परीक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत ताइवान के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत शुरू करना चाहता है और ये भी कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान भारत और ताइवान के बीच कुछ ट्रेड पैक्ट भी साइन किए जा सकते हैं। हालांकि ताइवान के साथ जो ये ट्रेड डील वाली रिपोर्ट है ये किसी भी ऑफिशियल इंडियन एजेंसी की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन की तरफ से एक औपचारिक बयान देखने को मिला है जिसमें चीन का यह कहना है कि भारत को उनकी वन चाइना पॉलिसी का मजबूती से पालन करना चाहिए और ताइवान को लेकर समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। और चीन ने कहा कि भारत ताइवान के साथ ट्रेड टॉक शुरू कर सकता है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी पर भारत समेत वैश्विक समुदाय की सहमति बनी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि जो ताइवान के साथ ट्रेड टॉक वाली रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की गई थी और चीनी विदेश मंत्रालय ने इसी रिपोर्ट के आधार पर ये बयान दिया है। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले 10 अक्टूबर को ताइवान के नेशनल डे से पहले भी चाइनीज एम्बेसी ने इंडियन मीडिया को इसे देश के तौर पर पेश न करने की सलाह दी थी, या यूं कहें एक तरीके से इंडियन मीडिया को चेतावनी दी थी कि वो इसके रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट जारी ना करे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। और चीनी विदेश मंत्रालय ने केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी निशाना साधा है। चीन का कहना है कि तिब्बत मामलों के लिए नियुक्त किए गए नए अमेरिकी अधिकारी ने तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लॉबसांग सांगे से मुलाकात की है, लेकिन चीन के मुताबिक तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और किसी बाहरी पक्ष को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि ताइवान ताइवान है और तिब्बत तिब्बत है और ये चीन के हिस्से में नहीं आते हैं। वैसे अभी तक ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं हुआ है कि भारत और ताइवान के बीच किसी तरह की ट्रेड टॉक शुरू होगी। अब जरा ये सोचिए कि जब इस तरह की ट्रेड टॉक ऑफिशियली शुरू हो जाएगी और भारत और ताइवान के बीच कोई ट्रेड पैक्ट साइन भी हो जाएगा तब तो चीन का रिएक्शन क्या ही होगा। बाकी इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दें कि जो चीनी सैनिक सीमा पर गिरफ्तार किया गया था उसे कल रात चीन को वापस लौटा दिया गया है और भारत ने इस चीनी सैनिक को ठीक उसी रात वापस लौटाया है जिस दिन करीब 61 साल पहले लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग करते समय भारत के 10 जवानों की चीनी सेना ने निर्मम हत्या कर दी थी और ये सभी जवान सीआरपीएफ के थे। और इसी घटना की याद में भारत में हर साल पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 21 अक्टूबर 1959। और इसलिए आज पुलिस स्मृति दिवस पर सीआरपीएफ के इन 10 वीर जवानों के सम्मान में दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। गुवाहाटी में स्थित न्यूली क्रिएटेड ईस्टर्न कमांड को हेड करने के लिए आईटीबीपी की तरफ से फर्स्ट ऑफिसर को पोस्ट कर दिया गया है और इस कमांड के लिए जिन ऑफिसर को पोस्ट किया गया है उनका नाम है एडीजी अमृत मोहन प्रसाद, जो कि इससे पहले आईटीबीपी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड थे। और गुवाहाटी में स्थित जो ये न्यूली क्रिएटेड ईस्टर्न कमांड है ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम जैसे रीजन में एलएसी के पास आईटीबीपी बटालियंस की डिप्लॉयमेंट को देखेगी। और नई कमांड बॉर्डर रीजन में आईटीबीपी पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ उनके ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस को भी देखेगी। और साथ ही एलएसी को सिक्योर रखने के लिए आईटीबीपी और इंडियन आर्मी पर्सनल्स के बीच एक बेहतर तालमेल भी बनाएगी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि इस साल सितंबर के महीने में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक फ्रीलांस इंडियन जर्नलिस्ट, एक चाइनीज वुमेन और एक नेपालीज नेशनल शामिल था। तो इसी जांच के दौरान इंटेरोगेशन में मालूम पड़ा है कि इन्होंने भारत की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने वाले टॉप ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स की जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की थी और इन्हें टास्क दिया गया था कि इन्हें भारत के टॉप ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स की डिटेल्स निकालनी है।
आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ ही समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि मोटरसिच नाम की यूक्रेन की एक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। लेकिन इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि यूक्रेनियन कंपनी मोटरसिच, जिसे इंडियन एयरफोर्स से इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कंपनी के अधिकतर स्टैक एक चाइनीज कंपनी स्काई राइजन के पास है। यानी कि ये कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स की इंजन ओवरहॉलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसी कंपनी को दिया है जिसका अधिकतर हिस्सा चाइनीज कंपनी ओन करती है। और अब इस रिपोर्ट पर यूक्रेनियन कंपनी मोटरसिच के सीईओ का एक बयान आया है, जिसपे उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ एक फेक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया गया है ताकि उन्हें इंडियन एयरफोर्स से कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सके। और ये फेक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप मोटरसिच कंपनी के सीईओ ने रशिया पर लगाया है। हालांकि मोटरसिच कंपनी की तरफ से भारतीय रक्षा मंत्रालय को लिखे गए एक लेटर में उन्होंने उनकी कंपनी में चाइना के मेजर स्टैक्स होने के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। हालांकि जो इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है इसे फिलहाल अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन मोटरसिच कंपनी ने अपने लेटर में ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उनकी कंपनी, जो कि सोवियत एरा के समय मोटरोस्टॉयटेल के नाम से थी, उसको 1994 में फिर से रजिस्टर्ड किया गया था मोटरसिच कंपनी के नाम से, और ये हुआ था स्टेट प्रॉपर्टी फंड ऑफ यूक्रेन के माध्यम से। और फिर 2016 में मोटरसिच कंपनी ने चाइनीज कंपनी स्काई राइजन से इंटरेस्ट पर लोन लिया, जो कि उसे 2026 तक इंटरेस्ट के साथ वापस से चुकाना है। और मोटरसिच कंपनी के पहले फेज के बाद चीन से लोन लेना जारी था, लेकिन इस कंपनी में जो चाइनीज कंपनी का स्टैक है उसके तहत उन्हें मोटरसिच कंपनी में केवल 5% की ही पार्टनरशिप मिली है, और उसमें भी चाइनीज कंपनी को कोई भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं दिया गया है। और इस लेटर में इस बात को भी क्लैरिफाई किया गया है कि मोटरसिच कंपनी में चाइना से कोई भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं है और न ही कोई शेयर या जॉइंट वेंचर्स खरीदे गए हैं। और इसलिए मोटरसिच कंपनी के मुताबिक रशिया की तरफ से उनके खिलाफ फेक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि उन्हें इंडियन एयरफोर्स से इंजन ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ना मिले और उसके बदले वो कॉन्ट्रैक्ट रशिया को मिल जाए। आज 21 अक्टूबर से FATF के वर्चुअल प्लेनरी सेशन का आयोजन हो चुका है, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगा। और FATF अपनी इस मीटिंग में पाकिस्तान के 27 पॉइंट एक्शन प्लान को भी रिव्यू करेगी। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि पाकिस्तान के अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसने 27 पॉइंट के एक्शन प्लान में से केवल 6 ही पॉइंट पर काम किया है। और अगर पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि पाकिस्तान में उनकी आर्मी के खिलाफ सिंध प्रांत की पुलिस ने बगावत कर दी है, और फिर सिंध पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विवाद खास करके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद खड़ा हुआ है, जिसे 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। और आरोप है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने कराची पुलिस पर दबाव बनाने के लिए सिंध पुलिस के चीफ का अपहरण किया और उनसे जबरदस्ती नवाज शरीफ के दामाद के खिलाफ FIR पर हस्ताक्षर करवाए। और इसी के विरोध में सिंध प्रांत की पुलिस ने बगावत कर दी है। और जबकि इसी में अभी तक करीब 10 कराची पुलिस ऑफिसर्स के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।